हेलो दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। चार्जेस के अलग अलग कॉम्बिनेशन के लिए, मैक्सिमम रेगुलर कॉम्बिनेशन के लिए, जब ग्रुप ऑफ चार्जेस होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है। इसके अलावा हमने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी देखा था, जैसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन की थी लैम्डा। एक था हमारा क्या, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके लिए हमने डेंसिटी डिफाइन की थी सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको डिनोट करते थे सिग्मा से। इसके बाद हमने वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, जिसके लिए हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते थे, जिसको डिनोट करते थे हम रो से। अब इसके बाद आज की क्लास में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। और ये जो है, ये इसका डेरिवेशन आपके बोर्ड्स में भी आता है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेरिवेशन तो पूछते नहीं है, ठीक है। बोर्ड्स में क्या पूछते हैं, डेरिवेशन। तो इसका डेरिवेशन आपको आना चाहिए, बाकी का तो हम रिजल्ट भी याद करके मैक्सिमम का काम चल जाता है। पर जिनका डेरिवेशन मुझ अपन को आना चाहिए वो मैं बताता जाऊंगा, ठीक है। तो हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। थोड़ा सा समझते हैं इसकी क्या कहानी है। ये जो रिंग है, रिंग क्या है, एक चूड़ी जैसा है, बेंगल जैसा, ठीक। तो सामने से तो ये पूरा सर्कुलर दिखता है, इसको हम साइड से देख रहे हैं तो ये साइड से कुछ ऐसा दिखेगा। इतनी बात आती है क्या समझ में। ये हो गई हमारी रिंग, ठीक है। रिंग का एक सेंटर होगा, रिंग की कुछ रेडियस होगी, मान लो r है। रिंग पर कुछ चार्ज q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। रिंग पर चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब रिंग पर चार्ज कुछ ऐसा, पूरी रिंग के ऊपर ये q चार्ज फैला हुआ है, ओके। ये है रिंग की एक्सिस, और एक्सिस पर कोई पॉइंट x डिस्टेंस दूर है, कोई पॉइंट p। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। फिर से बता रहा, देखो हमारे पास एक रिंग है जिसकी रेडियस है r, जिसपे q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके सेंटर से एक एक्सिस गई हुई है, इस एक्सिस पे एक पॉइंट है p। इस p पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितनी होगी। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। मैं इस रिंग पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं यहां पर, ठीक। इस छोटे से एलिमेंट पे एक छोटा सा चार्ज होगा dq, ठीक। इस dq चार्ज के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। इतना समझ में आता है क्या। पॉजिटिव चार्ज है रिंग पर, तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम इट। तो छोटा सा चार्ज dq छोटी सी जगह पर लिया, एक पॉइंट चार्ज के जैसे वो एक्ट करेगा। तो इसके कारण पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ ऐसी होगी। इतना समझ में आया। अब देखो, यदि ये है हमारी रेडियस r और ये है x, तो ये हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी ये हम निकाल सकते हैं। ये हो जाएगी √r² प्लस x²। मान लो ये एंगल थीटा है, ठीक। तो ये एंगल कितना होगा, ये भी थीटा होगा। इतना समझ में आया। अब ये जो हमने पॉइंट लिया था, इसी के डायमेट्रिकली अपोजिट एक और पॉइंट लेते हैं दूसरे कलर से। यहां पर कोई चार्ज होगा dq, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसी होगी, ठीक है। रिंग सिमेट्रिकल होगी एक्सिस के अबाउट, तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, मतलब ये भी थीटा होगा, ओके। अब इस छोटे से चार्ज dq के कारण मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड de है। तो क्या हम इस de के कंपोनेंट लिख सकते हैं। देखो, येलो वाले de के कंपोनेंट लिखता हूं मैं। एंगल के साथ कौन सा कंपोनेंट आता है, de cos थीटा। और जो एंगल के साथ नहीं होता है उस वहां कौन सा कंपोनेंट आता है, de sin थीटा।
ठीक। ऐसे ही पिंक वाले डीई के लिए मैं कंपोनेंट लिखता हूं, तो इस तरफ आ जाएगा हमारा डीई cos थीटा। ठीक। और इस तरफ कौन सा आ जाएगा, डीई sin थीटा। इतनी बात समझ में आई। अब देखो होगा क्या कि जो डीई sin थीटा है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट हमने डायमेट्रिकली अपोजिट लिए हैं, तो डीई sin थीटा अपोजिट होगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और डीई cos थीटा की डायरेक्शन एक ही है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। इतना समझ में आया। अभी देखो रिंग है पूरी, उस पूरी रिंग पे चार्ज फैला हुआ है। अभी उस रिंग पे हमने केवल दो पॉइंट लिए। कौन से दो पॉइंट, डायमेट्रिकली अपोजिट दो पॉइंट। क्या इस पूरी रिंग में जहां पर भी हम एक पॉइंट लेंगे उसके डायमेट्रिकली अपोजिट एक पॉइंट होगा, और उसके साथ यही कंडीशन हो रही होगी कि डीई साइन थीटा कैंसिल हो रहा होगा, और डीई कॉस थीटा ऐड हो रहा होगा। हर पॉइंट के डायमेट्रिकली अपोजिट एक पॉइंट होगा, डीई कॉस थीटा ऐड हो जाएगा, डीई साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी वो कुछ राइट साइड में मिलेगी, डीई कॉस थीटा का समेशन। इतना समझ में आया। देखो ये रिंग है, रिंग के कारण ये पी पॉइंट पे एक ऐसी डीई की कॉन बन रही होगी, कॉन डीई की। हर डीई के कंपोनेंट होंगे, दो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे, डीई साइन थीटा डीई साइन थीटा, वो कैंसिल करते जाएंगे, और डीई कॉस थीटा ऐड होता जाएगा। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस चीज के लिए कैसे निकालें। चलो नेक्स्ट पेज पर करते हैं। जिसको नहीं समझ में आया हो एक बार फिर से समझना। ये थी हमारी रिंग, इस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। इसका सेंटर था कुछ यहां पर, सेंटर पे ये एक्सेस थी, यहां से एक्स दूरी पर एक पॉइंट था पी। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। इस रिंग की रेडियस थी आर। तो ये जो लाइन है इसकी लेंथ हो गई कितनी अपनी, ये हो गया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। इस रिंग पर हमने एक पॉइंट लिया छोटा सा, यहां पर जो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई पी पॉइंट पे, इस छोटे से पॉइंट पे डी क्यू चार्ज है, डी क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आई कुछ डी। तो जो सभी डीई आएंगे इतने सारे पॉइंट से, उनका डीई साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इन डीई साइन थीटा की हमें टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, और सभी पॉइंट का डीई कॉस थीटा क्या होता जाएगा, ऐड होता जाएगा। थीटा क्या है जहां पर, थीटा कुछ ये है, तो थीटा कुछ ये है। इतना समझ में आया। मतलब मैं रिंग के हर एक पॉइंट के लिए यदि डीई कॉस थीटा को जोड़ देता हूं, तो मुझे पी पॉइंट पर पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। समझे क्या। तो देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख सकता हूं, ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा। छोटी छोटी चीजों को जोड़ते कैसे थे, इंटीग्रेशन से। ठीक। और इसका मुझे एक पॉइंट लिया है अभी रिंग का, पूरी रिंग के पॉइंट जोड़नी है, तो ये इंटीग्रेशन जो होगा पूरी की पूरी रिंग में होगा। अब डीई की वैल्यू बताना थोड़ा कितनी होगी। डीई की वैल्यू हो जाएगी के, फिर चार्ज कितना है, चार्ज है डी क्यू, अपॉन डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और डिस्टेंस का होल स्क्वायर। ये ऐसे लिखते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्म में हमने डीई लिख दिया। ठीक। इसके अलावा हमें एक्सप्रेशन में कॉस थीटा की भी जरूरत है। तो कॉस थीटा बताना कितना होगा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस देखो दिख रहा है एक्स इस थीटा के लिए, और हाइपोटेनस दिख रही है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक। चलो वैल्यू रख देते हैं। तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया, इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमने डीई और कॉस थीटा की वैल्यू डाल दी। अब ये बताओ कांस्टेंट क्या क्या है, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर आ जाता है। ठीक। अच्छा ये चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन के कारण पढ़ सकती हैं, आपको लगेंगी, क्योंकि अभी आपको एलिमेंट वगैरह लेना का इतना आइडिया नहीं है। पर एक बार आप मैथ्स में जब आपका इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा तो ये चीजें बिल्कुल हलवा लगने लगेंगी। ठीक है।
क्या 12th में थोड़ा इंटीग्रेशन 11th से भी टफ पड़ता है। ठीक है, अब ये बताओ कांस्टेंट क्या क्या है। क्या के कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। रिंग की रेडियस कांस्टेंट है, तो रेडियस देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 1/2 ऐड हो जाएगी ना, तो ये टोटल हो जाएगा 3/2। ये दोनों टर्म्स को ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई में है ये दोनों, तो एक की पावर 1 है, एक की पावर 1/2, टोटल हो गया 3/2। अब ये बताओ आर कांस्टेंट है? हाँ आर कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है। क्या एक्स भी कांस्टेंट है? बिल्कुल एक्स भी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि पी पॉइंट जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसकी डिस्टेंस सेंटर से फिक्स है एक्स। और क्या कांस्टेंट है? ऊपर वाला एक्स भी कांस्टेंट है। इतनी चीजें बाहर आ गई, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा हमारा? डी क्यू बचा। अब रिंग पर एक पॉइंट है जिसपे छोटा सा चार्ज डी क्यू है, रिंग के ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे जिसपे छोटा सा चार्ज डी क्यू होगा। इन छोटे 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 डी क्यू को यदि हम मिलाते जाएंगे तो हमें पूरा चार्ज मिल जाएगा रिंग पर, जो कि कितना है? क्यू। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो पूरे चार्ज को जब हमने जोड़ दिया तो ये आ गया के क्यू एक्स, डी क्यू का इंटीग्रेशन आ गया क्यू अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। ये आ गया पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू रिंग। ठीक है, इस स्टेटमेंट को आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा इसका डेरिवेशन भी आपको बहुत अच्छी से याद रखना है, क्योंकि बोर्ड्स में ये बहुत आता है। और इनफैक्ट ये इस चैप्टर का फेवरेट क्वेश्चन होता है बोर्ड के लिए। और डेरिवेशन तो ज्यादा मार्क्स का आता है, इसलिए ये एक तो सॉलिड टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। एक ये, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी जो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। एक्सप्रेशन फिर से लिख के बता देता हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग आ गई हमारी के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। अब मेरा क्वेश्चन अगला आपसे ये है कि रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। देखो डायग्राम फिर से। सेंटर पर यदि पी पॉइंट है तो क्या बदलेगा? सेंटर पर यदि पी पॉइंट है तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू हम 0 पुट कर देते हैं। तो देखो ई रिंग कितना आ गया? 0। मतलब सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग में 0 होगी। आया क्या समझ में? आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन है मेरा आपसे कि इनफाइनाइट दूरी पर, एक्सिस पर इनफाइनाइट दूर कोई पॉइंट है रिंग के एक्सिस पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? अब क्या करें? एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट डालें क्या? इनफाइनाइट अपन इनफाइनाइट इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, लिमिट ये वो फलाना ढिमका। तो इतना माथा पंची की जरूरत नहीं है, हम कॉमन सेंस से सोच सकते हैं। मान लो एक चुंबक है आपके हाथ में, इसका इफेक्ट कितना दूर तक दिखता है? थोड़ा दूर तक। ज्यादा स्ट्रॉन्ग चुंबक है, थोड़ा और ज्यादा दूर तक रहेगा। इनफाइनाइट दूर चले जाओगे, कितना इफेक्ट बचेगा? कुछ भी नहीं। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इफेक्ट, जब चार्ज से पॉइंट बहुत इनफाइनाइट दूर चली जाएगा तो कितना इफेक्ट बचेगा? कुछ भी नहीं। तो वहां पर फील्ड कितनी आ जाएगी? 0। ठीक है, ये तीन चीजें हमें समझ में आई। अब इसके बाद ग्राफ की बात कर लेते हैं। मान लो x है डिस्टेंस और y एक्सिस में है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0। इनफाइनाइट में कितनी है? 0। तो बीच में कहीं ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो रही होगी। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम एक्स की किस वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी? एक्स की किस वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी? तो देखो एक्स की वैल्यू r/√2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? मैक्सिमम होगी। क्या करना है आपको? याद रखना है। निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? ई रिंग का एक्सप्रेशन रखोगे, फिर DE/dx को 0 लिखोगे, मतलब वही मैथ्स का मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट लगाओगे, इससे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि ये जो चीज है ये आपके बोर्ड्स में आती नहीं है, और कंपटीशन के लिए याद करने से काम चल जाता है। ठीक है, ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है और टाइम वेस्ट करने के लिए रहता नहीं है। अब ये हो गया मैक्सिमम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कितनी होगी ये कैसे निकालोगे? जो ई रिंग का आपका एक्सप्रेशन है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू रख दोगे r/√2। तो के क्यू एक्स की जगह r/√2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर प्लस एक्स की जगह पर r/√2 का होल स्क्वेयर की पावर 3/2।
यदि कभी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है तो ऐसे आप R/√2x की जगह पर रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी रिंग। अब इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर की। हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। इसका डेरिवेशन बोर्ड में आता नहीं है और 2.5-3 पेज में सॉल्व करके आंसर आता है। यदि आप लोगों को क्यूरियोसिटी हो, वैसे नहीं होनी चाहिए क्योंकि सिलेबस बहुत होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब आप तैयारी करें, लेकिन यदि क्यूरियोसिटी हो तो संतुष्टि के लिए आप गूगल वगैरह में देख लेना। मैं डायरेक्टली रिजल्ट बता देता हूँ। देखो, ये है मान लो कोई स्ट्रेट वायर, इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। ठीक, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, या फिर इसको क्या बोलते थे हम? चार्ज पर यूनिट लेंथ। और हम मान लेते हैं कि ये जो लैम्डा है कैसा है? यूनिफॉर्म है। मैंने आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी के 2 केस बताए थे। यूनिफॉर्म हुआ तो क्यू बाई एल डायरेक्ट कर सकते हैं, यदि यूनिफॉर्म नहीं है तो हमें छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ता है। तो यहाँ के लिए हमने माना है कि लैम्डा यूनिफॉर्म है। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि ये एक पॉइंट है, एक बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट है पी, जो वायर के एंड के जस्ट सामने है। ठीक, वायर के एंड के जस्ट सामने एक पॉइंट है, और ये पॉइंट वायर के दूसरे एंड के साथ थीटा एंगल बनाता है। ये पॉइंट वायर के दूसरे एंड के साथ थीटा एंगल बनाता है। अब मैं पूछना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो देखो, आपको ये चीज याद रखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी along the एंगल बाइसेक्टर। ये तो पहले हमने कर ली डायरेक्शन के बाद, फिर वैल्यू की बात करते हैं। एक वायर है, उस पे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। ठीक, पॉजिटिव चार्ज है। इस चार्ज के लिए वायर के एक एंड के सामने पॉइंट पी है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी और मैग्नीट्यूड क्या होगी, ये निकालना है हमें। ठीक, तो पहली चीज तो डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होगी अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। मतलब इस एंगल को यदि हम बाइसेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये होगा हमारा ई। इतना समझ में आया क्या? आ गया। ठीक, अब ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे। वायर के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को मैं बोल देता हूं ई परपेंडिकुलर, और वायर के पैरेलल वाले कंपोनेंट को मैं बोल देता हूं ई पैरेलल। ठीक है, तो जो ई परपेंडिकुलर होता है उसकी वैल्यू होती है के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा, और जो ई पैरेलल कंपोनेंट होता है इसकी वैल्यू होती है के लैम्डा अपॉन आर 1 माइनस कॉस थीटा। ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखने हैं, डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, कंपटीशन में रिजल्ट से काम चल जाता है, बहुत अच्छा चलता है। कभी 2.5-3 पेज का डेरिवेशन कौन कर पाएगा, फिर बाकी का पेपर कब सॉल्व करोगे? ठीक है, फिर से बता देता हूं मैं। एक वायर है, उसके एक एंड के सामने पॉइंट पी है। वायर, ये पॉइंट वायर के दूसरे एंड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो जो वायर के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये अलोंग द एंगल बाइसेक्टर होगी। कैसे होगी? अलोंग द एंगल बाइसेक्टर होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट होंगे, एक ई परपेंडिकुलर जो वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, एक ई पैरेलल जो वायर की पैरेलल डायरेक्शन में होगा। जो ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसकी वैल्यू होगी के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा, और जो ई पैरेलल कंपोनेंट होगा उसकी वैल्यू होगी की लैम्डा अपॉन आर 1 माइनस कॉस थीटा। समझ में आया? याद रखना है। अब देखो, ये तो हो गई खतरनाक बात। कैसी खतरनाक बात? आप बोलोगे ये तो बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट हो गया वायर के सामने, वायर के एक एंड के जस्ट सामने। यदि बीच में कहीं कोई पॉइंट होगा पी, तो इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? आपने तो एक एंड के सामने बताया है, तो देखो कैसे निकालोगे। फिर से वही वायर है हमारा, इसमें क्या है? चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा,
ये पॉइंट इससे कुछ डिस्टेंस पर है, मान लो आर डिस्टेंस पे, ये पिछले क्वेश्चन में नहीं बताया क्या मैंने, हाँ ये पॉइंट पी आर डिस्टेंस पे है, ठीक। तो ये पॉइंट पी आर डिस्टेंस पे है। ये पी पॉइंट इस वाले कॉर्नर के साथ जो एंगल बनाता है उसका नाम है मान लो अल्फा, और ये पी पॉइंट दूसरे कॉर्नर के साथ जो एंगल बनाता है उसका नाम है मान लो बीटा, ठीक है। तो देखो, इस पूरे वायर को आप दो टुकड़े कर सकते हो, जिनका आपको रिजल्ट पता है। एक ये वाला टुकड़ा, येलो वाला टुकड़ा। ये येलो वाले टुकड़े के कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना कैसी होगी, कुछ ऐसी होगी, अल्फा के एंगल बाइसेक्टर से, ठीक। और कितनी होगी, इसका एक कंपोनेंट होगा कुछ ऐसा, एक कंपोनेंट होगा कुछ ऐसा। हॉरिजेंटल वाला कंपोनेंट ई परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू होगी के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा। वो पैरेलल वाला कंपोनेंट, इसकी वैल्यू हो जाएगी के लैम्डा अपॉन आर 1 - कॉस अल्फा, ठीक है। ये पिछले वाले रिजल्ट को हमने यूज कर लिया। पिछले रिजल्ट में हमने क्या देखा था कि मान लो एक वायर है, यहाँ पर पॉजिटिव 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 है, इसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा, और पैरेलल डायरेक्शन में होती है के लैम्डा अपॉन आर इंटू 1 - कॉस थीटा, ठीक। इसी रिजल्ट को हमने यूज कर लिया आधे वायर के लिए, ठीक। आधे वायर के लिए एंगल अल्फा है। अब बाकी का आधा वायर देख लेते हैं। ये है बाकी का आधा वायर। अब इस बाकी के आधे वायर के लिए के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, वो बीटा के अलोंग एंगल बाइसेक्टर होगी। क्यों, क्योंकि अब पी पॉइंट इस पिंक वायर के एक एंड के जस्ट सामने है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के यदि कंपोनेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट, एक आ जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना होता है, के लैम्डा अपॉन आर इंटू 1 - इंटू साइन, इस बार एंगल क्या है, बीटा है, तो बीटा ले लिया। और ऊपर यानी कि पैरेलल डायरेक्शन वाला कंपोनेंट जो है ये कितना आ जाएगा, के लैम्डा अपॉन आर इंटू 1 - कॉस बीटा, ठीक है। आया समझ में इतना। देखो इसको नेट लिख के दिखा देता हूं। यहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड आई, एक ऊपर वाले हाफ के कारण आया के लैम्डा अपॉन आर इंटू साइन अल्फा, और के लैम्डा अपॉन आर इंटू 1 - कॉस अल्फा, ठीक। अब नीचे वाले पिंक वायर के कारण आई इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में, के लैम्डा अपॉन आर साइन बीटा, और पैरेलल डायरेक्शन में के लैम्डा अपॉन आर 1 - कॉस बीटा, ठीक। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो ऊपर की और नीचे की अपोजिट डायरेक्शन में हो और हॉरिजेंटल की सेम डायरेक्शन में, तो हॉरिजेंटल वाली टोटल हो जाएगी। तो टोटल हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आ जाएगी, के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। और वर्टिकल डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, मैं मान लो नीचे वाली को क्या मान लेता हूँ, बड़ी मान लेता हूँ। तो ऊपर वाले से नीचे वाले को, वो नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस कर दिया, तो के लैम्डा अपॉन आर कॉमन आ गया, माइनस का कॉस बीटा प्लस का कॉस बीटा बन गया, और माइनस कॉस अल्फा। ये क्या आ गई, ये हमारी पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ठीक है। तो आधा जो हमने ये वाला रिजल्ट पढ़ा है, इसको हम ऐसे यूज करेंगे। आया समझ में। थोड़ा और आगे चलते हैं, बात करते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर की। सेमी इनफाइनाइट वायर कैसा होता है, सेमी इनफाइनाइट वायर की लेंथ कितनी होती है, सेमी इनफाइनाइट वायर हम उसे बोलते हैं जिसका एक एंड हमें नहीं पता वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, पर दूसरा एंड हमें पता है, ठीक। इस वायर के कारण मान लो आर डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट है, यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ठीक। तो देखो होगा क्या, जब कुछ केस ऐसा था, जब हमारा वायर ऐसा था तो कुछ थीटा था। अब देखो वायर बड़ा हुआ
तो थीटा और बढ़ा, वायर और बड़ा होगा तो थीटा और बढ़ जाएगा, वायर और बड़ा होगा तो थीटा और बढ़ जाएगा, और थीटा बढ़ते बढ़ते ऐसा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जब कहीं फिक्स होता तो कुछ थीटा होता, ये जब इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो ये एंगल बढ़ते 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 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी। समझ में आया क्यों? क्योंकि देखो कुछ फाइनाइट लेंथ होती तो ऐसे एंगल में टच कर रहा होता, अब इनफाइनाइट है तो उसको टच करने के लिए थीटा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और टेंडिंग टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? हमारे पास फॉर्मूला है, ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, के लैम्डा अपॉन आर इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, तो ई परपेंडिकुलर हो गया के लैम्डा बाई आर, और ई पैरेलल की वैल्यू कितनी होती है, के लैम्डा अपॉन आर 1 माइनस कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो हम ये रिजल्ट लिख सकते हैं डायरेक्टली कि एक यदि हमारे पास सेमी इनफाइनाइट वायर है, इससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, तो इस सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है ये होती है के लैम्डा अपॉन आर, और जो पैरेलल डायरेक्शन में होती है ये होती है के लैम्डा अपॉन आर। क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0, sin 90 की वैल्यू 1 जैसी रखेंगे तो दोनों के लैम्डा अपॉन आर के लैम्डा अपॉन आर आ जाएगा। दोनों बराबर आई है, पैरेलल भी परपेंडिकुलर भी। तो एक चीज और हम बोल सकते हैं, वो क्या, कि जो नेट रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा 45 डिग्री में। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है, जब ट्राइंगल बनाएंगे तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों बराबर आएगा, के लैम्डा अपन आर के लैम्डा अपन आर। तो डायरेक्शन कितना हो गया, पॉइंट से 45 डिग्री में, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री में, वर्टिकल से भी 45 डिग्री में, ये हो जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। आया क्या समझ में सेमी इनफाइनाइट वायर? आया समझ में? तो फिर इनफाइनाइट वायर देखते हैं। बात करते हैं इनफाइनाइट वायर की। इनफाइनाइट वायर कैसा होगा, पहले हेडिंग डाल दें, इनफाइनाइट वायर, ये पूरी हेडिंग लिख लेना, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर होगा कुछ ऐसा, इसके हमें दोनों एंड नहीं पता है। इसके लिए यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखें, हम बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं, इससे आर डिस्टेंस पे मान लो पी पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो देखो सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण हमें रिजल्ट पता है, उसको यूज कर लेंगे। देखो ये ऊपर वाला आधा हो गया सेमी इनफाइनाइट वायर, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, के लैम्डा अपॉन आर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और के लैम्डा अपॉन आर पैरेलल डायरेक्शन में। फिर लिया हमने नीचे वाला सेमी इनफाइनाइट वायर, इन दोनों को मिला के ही तो इनफाइनाइट बना है ना, ठीक। तो इस पिंक वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो गई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में के लैम्डा अपॉन आर, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वायर के, और वायर की पैरेलल डायरेक्शन में के लैम्डा अपॉन आर। साफ साफ कुछ दिखा क्या, के लैम्डा अपॉन आर, के लैम्डा अपॉन आर कैंसिल हो गया। तो सेमी इनफाइनाइट वायर का हम ये बोल सकते हैं कि सेमी इनफाइनाइट वायर से यदि आर डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट पी है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी हमारी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहली चीज तो हॉरिजॉन्टल होगी, वायर के परपेंडिकुलर होगी, और कितनी होगी 2k लैम्डा अपॉन आर। वहीं पर हम वैल्यू रख के भी देख सकते हैं, के की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई आर, 2 से 4 कट गया, तो इसको हम लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ये भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट वायर में। ठीक है, आपको बस सिंपल सा रिजल्ट याद रखना है, इतने सारे रिजल्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, और जैसा भी होगा आप मैनिपुलेट करके आंसर दे दोगे। ठीक है, इतना तो भरोसा है यार मुझे। चलो आगे चलते हैं, फिर से लेते हैं हम एक सेमी इनफाइनाइट वायर। ठीक है, ये सेमी इनफाइनाइट वायर से मान लो कुछ आर डिस्टेंस पे है पॉइंट पी, और ये वायर पे चार्ज कुछ ऐसा है, ऊपर हाफ में पॉजिटिव, ऊपर सेमी इनफाइनाइट में पॉजिटिव, और नीचे के सेमी इनफाइनाइट में कैसा नेगेटिव। अब इसके कारण हमें क्या बताना है, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। तो चलो पहली चीज तो डायरेक्शन बतानी है, दूसरी चीज मैग्नीट्यूड बताना है, कितना होगा चलो कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास, देखो पॉजिटिव वाला हाफ सेमी इनफाइनाइट वायर ले लेते हैं,
पॉजिटिव वाले हाफ सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, कुछ ऐसी होगी। ठीक है, पॉजिटिव से दूर जाती हुई होती है। तो इसका एक आएगा कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा ये आएगा के लैम्डा अपॉन आर, और जो पैरेलल कंपोनेंट आएगा ये आएगा के लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं, ये बाकी के सेमी इनफाइनाइट वायर जिसपे चार्ज डेंसिटी लैम्डा ही है लेकिन नेगेटिव का चार्ज है, माइनस का चार्ज है। तो माइनस चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, वो होगी तो एंगल बाइसेक्टर की ही डायरेक्शन में, लेकिन टुवर्ड द चार्ज होगी। इतना समझ में आया क्या? देखो, जब पॉजिटिव होता है तो कैसी होती है, अभी मान लो यही चार्ज पॉजिटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी होती, दूर जाती हुई। अब ये क्या है, नेगेटिव, तो जस्ट अपोजिट पास आती हुई होगी, डायरेक्शन सेम रहेगा। मान लो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट रहेगा, वैल्यू सेम रहेगी। ठीक, तो इसके कंपोनेंट देखते हैं क्या क्या हो जाएंगे। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट बनेगा इस तरफ जो कि होगा ई परपेंडिकुलर, और एक कंपोनेंट होगा नीचे की तरफ जो होगा ई पैरेलल। ई पैरेलल की वैल्यू होगी के लैम्डा अपॉन आर, और ई परपेंडिकुलर की वैल्यू भी होगी के लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, अब देखो, ये के लैम्डा अपॉन आर और ये के लैम्डा अपॉन आर अपोजिट डायरेक्शन में है तो कट जाएंगे, और ये दोनों के लैम्डा अपॉन आर सेम डायरेक्शन में है नीचे की तरफ तो जुड़ जाएंगे, और जुड़ के कितना आ जाएगा, टू के लैम्डा अपॉन आर। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक यदि हमारे पास सेमी इनफाइनाइट वायर है, इसमें ऊपर चार्ज डेंसिटी है पॉजिटिव हाफ में, और नीचे हाफ में, नीचे सेमी इनफाइनाइट में चार्ज डेंसिटी है नेगेटिव। इसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, यहां से आर डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट है पी। तो इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नीचे की डायरेक्शन में होगी, और कितनी होगी, टू के लैम्डा अपॉन आर। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया है। ठीक, कि इस कॉम्बिनेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड, और इस साइड इस साइड इस साइड, तो कैसी है, नीचे की तरफ है। ठीक है, कर सकते हैं, बहुत ही इजी इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क की। ये स्ट्रेट वायर हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। सर्कुलर आर्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। चलो, मान लो ये है हमारा आर्क, कुछ गंदा सा बना गया, स्विंग। ये है हमारा आर्क, इस पे चार्ज कुछ ऐसे फैला हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, और इसकी चार्ज डेंसिटी हमें दी है कुछ लैम्डा। ठीक है, इस आर्क की जो रेडियस है वो है आर, और ये एंगल है थीटा। यहां पर एक पॉइंट है पी, और इस पॉइंट पर इस आर्क के कारण हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। क्वेश्चन थोड़ा बहुत आया समझ में। एक आर्क है, उसमें पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, आर्क की रेडियस है आर, आर्क का एंगल सेंटर पे है थीटा, एक सेंटर पे पॉइंट है पी, यहां पर हमें आर्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक है, ये भी आपकी एनसीईआरटी में आता नहीं है, पर छोटा सा डेरिवेशन है तो अपन करके देख लेते हैं। ठीक, कैसे करेंगे इसे देखना। इसको मैं सिमेट्रिकली बीच से एक लाइन ड्रा कर देता हूं। ठीक है, और इस लाइन से अल्फा डिस्टेंस पर, अल्फा एंगल पर एक डी अल्फा एंगल का क्या ले लेता हूं, एलिमेंट ले लेता हूं। ठीक, ये है मान लो हमारा एलिमेंट। ये कौन से कलर से दिखा दूं, स्काई ब्लू कलर से। ये है एलिमेंट। अब इस छोटे से एलिमेंट पे जो चार्ज होगा वो डी क्यू होगा। ठीक है, इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ कितनी होगी बता सकते हो क्या? मैंने लीनियर चार्ज डेंसिटी बताया था। इसकी यदि लेंथ है डी एक्स या डी एल मान लो, तो इसकी लेंथ हो जाएगी इस छोटे से एलिमेंट की एंगल इंटू रेडियस। तो रेडियस है आर, और एंगल कितना है डी अल्फा, तो इसकी क्या मिल गई हमें, डी एल लेंथ मिल गई। ठीक है, अब इस डी क्यू चार्ज के कारण, इस छोटे से पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी,
देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो दूर की तरफ होगी, दूर की तरफ होगी। कितनी होगी? के डी क्यू, छोटे से चार्ज डी क्यू के कारण के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक। अब यदि ये हमारा अल्फा एंगल है ऊपर वाला, तो ये भी हमारा क्या होगा? अल्फा एंगल होगा। ठीक। तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस अल्फा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर साइन अल्फा। इतना समझ में आया? फिर से एक बार ब्रीफ करता हूँ। एक आर्क है, उस पर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, उसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, उसकी रेडियस है आर, वो सेंटर पे एंगल बना रहा है थीटा, उस पे सेंटर पे एक पॉइंट है पी जिस पे हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने बीच से सिमेट्रिकली इसको डिवाइड किया और वहां से अल्फा दूर पे डी अल्फा की एक स्ट्रिप ली। ठीक। जहां पे हमें आर्क में डी एक्स लेंथ का एक एलिमेंट लिया, उस डी एक्स एलिमेंट लेंथ में मान लिया चार्ज डी क्यू है। ये डी एक्स लेंथ कितनी होगी? आर इंटू डी अल्फा के बराबर। किस फॉर्मूले से? आर्क लेंथ इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस वाले फॉर्मूले से। अब इस डी क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? इस डी क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डी क्यू से दूर जाती हुई होगी। कितनी? के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस पता है, चार्ज ही पता है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट कर लिए हमने, एक तो कॉस अल्फा साइड, एक तो साइन अल्फा साइड। अब इसके ही डायमेट्रिकली अपोजिट एक और पॉइंट होगा, हमने 20 से लिया है ना, तो डायमेट्रिकली अपोजिट यहां कहीं एक पॉइंट होगा। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी होगी। ठीक है। उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इस साइड एक इस साइड। तो जो हॉरिजेंटल वाले कंपोनेंट है ना, ये आपस में पूरी रिंग के आधे इस साइड वालों के और आधे इस साइड वालों के आपस में कैंसिल हो जाएंगे। केवल वर्टिकल वाले कंपोनेंट बचेंगे। वर्टिकल वाला कंपोनेंट बचेगा मतलब के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा बचेगा। फिर से बता रहा है, देखो रिंग को सिमेट्रिकली दो हाफ में हमने डिवाइड कर दिया। इस हाफ के जो राइट साइड के हाफ के दो कंपोनेंट आए हैं, इससे जस्ट ऐसे ही लेफ्ट साइड की हाफ के भी दो कंपोनेंट आएंगे। तो जो दो कंपोनेंट है, इनके हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है कैंसिल हो जाएंगे और वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो यदि मैं बात करूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी हमें इंटीग्रेशन करके। किसको इंटीग्रेशन करके? ये जो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वेयर इंटू कॉस अल्फा वाला ये जो कंपोनेंट है, इसको क्या करके? इंटीग्रेट करके। अब देखो डी क्यू की वैल्यू कितनी लिख सकते हो? हमें डी क्यू की वैल्यू रखनी है, चार्ज डेंसिटी दी है हमें लैम्डा। ध्यान से समझना, क्या पढ़ा था हमने? लैम्डा होता है डी क्यू अपॉन डी एल। ठीक। तो डी क्यू आ गया लैम्डा इंटू डी एल, और यहां से डीएल की वैल्यू रख दी हमने, तो डी क्यू आ गया हमारा आर इंटू लैम्डा इंटू डी अल्फा। ठीक। यहां से ये डी क्यू की हमने वैल्यू उठाई और यहां पर पुट कर दी और इंटीग्रेट कर दिया। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा? देखो हमने जो वेरिएबल लिया है वो अल्फा लिया है। अल्फा कहां से कहां वेरी करेगा जिससे पूरी की पूरी रिंग कवर हो जाए? इस लाइन से हमने अल्फा लिया है, तो इस लाइन से इस तरफ है थीटा बाई टू एंगल और इस तरफ भी है थीटा बाई टू एंगल। ठीक। तो जो लेफ्ट वाला है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए मैं इसको बोल देता हूं माइनस थीटा बाई टू, और जो राइट वाला है उसकी डायरेक्शन अल्फा की डायरेक्शन में है, तो इसको मैं बोल देता हूं थीटा बाई टू। तो माइनस थीटा बाई टू से थीटा बाई टू को हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना आ गया? देखो क्या क्या हो रहा है। के और आर स्क्वेयर तो क्या है हमारा? डी की ई का इंटीग्रेशन आ गया ई, के और आर स्क्वेयर हमारा है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर आ गया। जब लैम्डा की वैल्यू डाली हमने आर, वो डी क्यू की वैल्यू डाली हमने आर लैम्डा डी अल्फा, डाल के दिखा देता हूं। डी क्यू की वैल्यू डाली आर लैम्डा डी अल्फा इनटू कॉस अल्फा। ठीक है। तो आर और लैम्डा भी क्या है हमारा? कांस्टेंट है, तो आर और लैम्डा भी बाहर आ जाएगा। ये आर से स्क्वायर कट गया और बाहर क्या आ गया? के बाहर आ गया, लैम्डा बाहर आ गया, और
कॉस अल्फा डी अल्फा कहाँ रह गया, अंदर रह गया। ठीक है, अब कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन कितना होता है, कितना होता है भाई, कितना होता है, यहाँ नीचे आ, कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन होता है साइन अल्फा। तो ये आ गया के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा, और हम क्या डालेंगे, हम लिमिट डालेंगे माइनस थीटा बाई टू से थीटा बाई टू। तो ये आ जाएगा के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा बाई टू माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा बाई टू। ठीक, तो ये टोटल कितना आ गया हमारा, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा अपॉन टू। क्यों, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन थीटा बाई टू ऐड होकर टू साइन थीटा बाई टू हो गया। ठीक है, अब आपको फाइनली चीज याद क्या रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क एट सेंटर ऑफ आर्क कितनी होती है, 2 के लैम्डा अपॉन आर इंटू साइन थीटा बाई टू। जहां पर आर्क है वो आर है आर्क की रेडियस, लैम्डा है चार्ज डेंसिटी, थीटा है आर्क का सेंटर पर एंगल। ठीक है, आया समझ में इतना। एक बार डेरिवेशन यदि नहीं समझ में आया हो फिर से देख लो। क्या क्या किया हमने, डी क्यू की वैल्यू रखी हमने, डी क्यू की वैल्यू कैसे रखी हमने, चार्ज डेंसिटी का यूज करके। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट लिखे डी क्यू के कारण और उसको इंटीग्रेट कर दिया। ये सब तो बाकी मैथ्स है, आपको एक बार इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा मैथ्स में तो ये चीजें भले हलवा लगने लगेंगी। अभी क्या है, आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आता नहीं है, फिजिक्स में मैथ पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, आगे चल के बिल्कुल हलवा हलवा आन दो ऐसा करोगे। ठीक है, चलो अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन देख लें। अच्छा, इसकी डायरेक्शन भी बता देता हूँ क्या होगी। देखो यहाँ पे नेट डायरेक्शन क्या आ रही है, एक आर्क है, उसका के डी क्यू कॉस अल्फा पूरा का पूरा ऐड होके सभी नीचे आ रहे हैं और हॉरिजेंटल वाले कटते जा रहे हैं। ठीक, मतलब एंगल बाइसेक्टर में आ रही है। तो आर्क चाहे कैसा भी हो, इसकी डायरेक्शन याद रखना, ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। इतना समझ में आया क्या। अब देखो इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, रट्टा मार लेना है और डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे ये मान लो एक क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल है, इसकी रेडियस है आर, ये है इसका सेंटर, सेंटर पे है पॉइंट पी, इस पे चार्ज डेंसिटी है कुछ लैम्डा कुछ ऐसी पॉजिटिव वाली। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो पहली चीज तो मैं आपको बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्वाड्रेंट है मतलब एंगल 90 डिग्री, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव है मतलब दूर जाती हुई। ठीक, कितनी होगी, फॉर्मूला लिख देते हैं 2 के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा बाई टू। थीटा कितना हुआ, टोटल एंगल है 90, तो 90 अपॉन टू, तो ये कितना आ गया √2 के लैम्डा अपॉन आर। समझे, ऐसे बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख के हो जाएंगे। मान लो एक सेमी सर्किल है, ठीक, सेमी सर्किल पे चार्ज कुछ इस तरह से फैला हुआ है, मेरी शक्ल नहीं दिख रही होगी ना, देख लो। ठीक है, सेमी सर्किल का सेंटर है कुछ यहाँ पर, इसकी रेडियस है कुछ आर, यहाँ पर एक पॉइंट है पी, यहाँ पर हमें क्या बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो पहली चीज तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये देखो ये पूरा एंगल कितना हुआ सेमी सर्किल में 180, तो अलोंग द एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये तो हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और कितनी होगी, फॉर्मूला रखते हैं 2 के लैम्डा अपॉन आर साइन 180 अपॉन टू। ठीक, अरे यहाँ आर है, तो ये कितना हो गया 2 के लैम्डा अपॉन आर साइन 180 अपॉन टू, यानी कि साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, ऐसे बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, अपन 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे चले। ठीक है, बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन यदि रिजल्ट भूल गया तो। ये है एक सेमी इनफाइनाइट वायर, अरे ड्राइंग का कुछ करो यार। ये है, मान लो दिख तो नहीं रहा मुझे भी, एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। ये है क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, और इसके बाद ये है सेमी इनफाइनाइट वायर। ये क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल की रेडियस है आर, और सेमी इनफाइनाइट वायर के दोनों हिस्सों से दूर एक पॉइंट है पी। इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, कितनी होगी। ठीक है,
चलो भैया सॉल्व करो। हाँ, चार्ज डेंसिटी बता देता हूँ, पूरे में प्लस चार्ज फैला हुआ है। ठीक है, दो सेमी इनफाइनाइट वायर है, बीच में एक तो क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल है। क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल मतलब सेंटर पे 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, अब जितने रिजल्ट हमने पढ़े हैं उनको यूज करेंगे और आंसर निकालेंगे। चलो जल्दी जल्दी निकालते हैं। इस वाले सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण जो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये होगी कुछ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में के लैम्डा अपॉन आर, और नीचे की डायरेक्शन में होगी कुछ के लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, पैरेलल डायरेक्शन में। दूसरी चीज, इस वाले सेमी इनफाइनाइट वायर में के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कॉपी घुमा के देख लेना यदि नहीं समझ में आए तो। ठीक, एक होगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कितनी, के लैम्डा अपॉन आर, और एक होगी पैरेलल डायरेक्शन में, कितनी, के लैम्डा अपॉन आर। ठीक, अब तीसरा वाला क्या है हमारा? तीसरा वाला है हमारा ये क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये होगी अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। वो जगह नहीं थी इसलिए लंबी लाइन खींची। ठीक है, गुस्सा मत होना। 45 डिग्री पे जो कितनी होगी, फॉर्मूला क्या था, 2 के लैम्डा अपॉन आर इंटू साइन थीटा बाई 2। अब देखो टोटल कितना आ रहा है। ये वाला के लैम्डा अपॉन आर, ये के लैम्डा अपॉन आर कैंसिल हो गया। हॉरिजेंटल वाला भी के लैम्डा अपॉन आर, के लैम्डा अपॉन आर कैंसिल हो गया। केवल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बची, केवल ये सेमी, ये क्वाड्रेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बची इस डायरेक्शन में, कितनी, 2 के लैम्डा अपॉन आर साइन 90 बाई 2, यानी कि √2 के लैम्डा अपॉन आर। आया क्या समझ में? ये है काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ठीक है, यदि रिजल्ट याद नहीं है तो नहीं कर पाओगे, याद है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, कुछ और करें? चलो एक और क्वेश्चन देख लो। ज्यादा बड़ा हो गया, लगेगा ही नहीं। देखो, ये है एक सेमी इनफाइनाइट वायर, इस साइड भी एक सेमी इनफाइनाइट वायर, और यहां पर क्या है, एक पॉइंट पी है इस आर डिस्टेंस पर। ठीक, ये सेमी सर्किल की रेडियस आर है। पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितनी होगी। ठीक है, कैसे करोगे? देखो वहां पे जगह कम है इसलिए बाजू में करके दिखाई दे रहा। ये है येलो चार्ज। येलो वाले वायर के लिए यदि मैं पॉइंट पी लिखूं, तो इसकी एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में के लैम्डा अपॉन आर आएगी, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पैरेलल डायरेक्शन में आएगी कितनी, के लैम्डा अपॉन आर। इस पिंक वाले वायर की बात करते हैं। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो पी पॉइंट पे आएगी, एक आएगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में के लैम्डा अपॉन आर, और एक आएगी पैरेलल डायरेक्शन में कितनी, के लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा कौन, सेमी सर्किल की। सेमी सर्किल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी अलोंग द एंगल बाइसेक्टर, यानी कि ऊपर की तरफ, कितनी, 2 के लैम्डा अपॉन आर साइन 180 अपॉन 2, मतलब 2 के लैम्डा अपॉन आर। अब देखो, ये के लैम्डा अपॉन आर, ये के लैम्डा अपॉन आर कट गया, ये टोटल कितना हो गया, 2 के लैम्डा अपॉन आर। ऊपर भी क्या आया, 2 के लैम्डा अपॉन आर कट गया, मतलब पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई हमारी, 0। आया क्या समझ में? एक बार अच्छी से नजर घुमा के देखो। देखो नेक्स्ट है हमारा, ये देखो एक क्वेश्चन है। अरे यार, कोई नहीं, हो जाता है, क्या करें, फिजिक्स का टीचर हूँ, ड्राइंग का नहीं। नहीं, ड्राइंग भी मेरी बहुत अच्छी है, पर एक्चुअली क्या है, ये जो पेन होता है ना, स्लिप करता है। ये है एक रिंग, रिंग पर कुछ क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। रिंग पर कुछ क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और जो रिंग की रेडियस है ये है आर। ठीक, एक चीज हो गई। दूसरी चीज, एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, दूसरे कलर से बना देता हूं।
एक सेमी इनफाइनाइट वायर, ज्यादा बड़ा हो गया क्या? नहीं, ठीक ठाक है। इस पर भी चार्ज कितना है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसकी चार्ज डेंसिटी दी हुई है कुछ लैम्डा। अब क्वेश्चन है मेरा आपसे कि फाइंड द फोर्स दैट द रिंग अप्लाई ऑन द वायर। काफी खतरनाक क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है रिंग वायर पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, ये फाइंड करो। अब देखो, सिंपल सा रूल है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम चार्ज का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें फोर्स मिल जाता है। तो रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? के क्यू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इस पे हम क्या कर दें, चार्ज का मल्टीप्लाई कर दें तो फोर्स मिल जाएगा। लेकिन गंभीर समस्या ये है कि x की वैल्यू क्या होती थी? x एक पॉइंट की वैल्यू होती थी। अब यदि हम वायर की बात करें, सेमी इनफाइनाइट वायर, तो हर पॉइंट के लिए x की वैल्यू बदल रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदलेगी तो फोर्स भी बदलेगा, फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, आंसर ना आ पाएगा अपन से। तो अपन एक लॉजिक लगाते हैं। क्या लॉजिक लगाते हैं, ध्यान से समझना। हमने पढ़ा था बचपन में न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है कि जितना फोर्स रिंग वायर पे अप्लाई करेगी, उतना ही फोर्स तो वायर भी रिंग पे अप्लाई करेगा। फिर से बता रहा, देखो न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है कि जितना फोर्स रिंग वायर पे अप्लाई करेगा, उतना ही फोर्स वायर रिंग पे अप्लाई करेगा। तो रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही पेचीदा है। क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू वायर के हर पॉइंट के लिए बदल रही है। तो करना मुश्किल है, तो हम क्या निकाल लें? हम निकाल लेते हैं कि वायर रिंग पे कितना फोर्स लगा रहा है। देखो इसे लिख देता हूं मैं यहां पर शॉर्ट में। फोर्स ऑन वायर ड्यू टू रिंग इज इक्वल टू फोर्स ऑन रिंग ड्यू टू वायर। किसके द्वारा किसने बोला है? ये न्यूटन थर्ड लॉ ने बोला है। और जब हम बात करेंगे वायर की और वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, तो देखो रिंग बिल्कुल कांस्टेंट डिस्टेंस पे है, अब डिस्टेंस नहीं बदल रही, जैसा कि एक्स हर पॉइंट पे बदल रहा था जब हम रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे थे। यदि मैं यहां पर एक तो छोटा सा एलिमेंट ले लूं, डी क्यू, ठीक है, इस डी क्यू पर, इस पॉइंट पर मैं वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आते थे, कौन कौन से? एक तो आता था पैरेलल कंपोनेंट कुछ ऐसा, जिसकी वैल्यू होती थी के लैम्डा अपॉन आर। ये पॉइंट जो है आर डिस्टेंस दूर है ना, क्योंकि आर रेडियस है, तो के लैम्डा अपॉन आर हो गई। और एक कंपोनेंट आता था परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कैसा? के लैम्डा अपॉन आर। इतना समझ में आया? इसी पॉइंट के डायमेट्रिकली अपोजिट भी एक पॉइंट होगा। मान लो उस पॉइंट को मैं किस कलर से ले लूं, ऑरेंज कलर से ले लेता हूं। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए भी एक तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा के लैम्डा अपॉन आर, और इस पॉइंट के लिए भी एक पैरेलल डायरेक्शन में होगा के लैम्डा अपॉन आर। अभी ये देखो, ये जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में है ना, हर डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट के लिए कैंसिल होती जाएगी, क्योंकि ये दोनों किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। तो ई परपेंडिकुलर कैंसिल होता जाएगा, और पूरी रिंग में क्या जुड़ता जाएगा? पूरी रिंग में हमारी ई पैरेलल जुड़ता जाएगा, कुछ ऐसे। समझ में आया क्या? तो पूरी रिंग का जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट के कारण ई पैरेलल जुड़ता जाएगा और ई परपेंडिकुलर कैंसिल होता जाएगा। तो यदि मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, अब मुझे टोटल क्या लिखना? फोर्स लिखना है। पहले मैं इस छोटे से डी क्यू जो चार्ज लिया था, इसके इसके ऊपर फोर्स लिखता हूं। देखो छोटा सा फोर्स डी एफ, दूसरे कलर से ले लूं क्या? छोटा सा फोर्स डी एफ,
इस छोटे से चार्ज डी के ऊपर कैसे निकालेंगे? चार्ज को वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करते हैं, और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? के लैम्डा अपॉन आर है। ठीक, इतना समझ में आया? अब देखो, अब मुझे पूरी रिंग पर चार्ज निकालना, पूरी रिंग पर फोर्स निकालना है। तो पूरी रिंग पर जब निकालने के लिए छोटे छोटे फोर्स को ऐड करते जाएंगे, और छोटे छोटे फोर्स को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन, तो दोनों साइड कर देते हैं इंटीग्रेशन। ठीक, तो डीएफ आ जाएगा हमारा एफ के बराबर। दे भाई ये बताओ, के कांस्टेंट है क्या? बिल्कुल कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। लैम्डा कांस्टेंट है क्या? कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। आर कांस्टेंट है क्या? कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या बचेगा? डी क्यू। और डी क्यू क्या है? छोटा सा चार्ज। तो जब रिंग के छोटे 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 ऐसे खूब सारे चार्ज को मिलाओगे, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? के लैम्डा कैपिटल क्यू अपॉन आर। ये क्या है निकाला हमने? वायर रिंग पर कितना फोर्स लगा रही है, और ये किसके बराबर हो गया? जो फोर्स रिंग वायर पे लगाएगा। ठीक है, ऐसे हम लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। देखो, आंसर 2 लाइन का था। समझाने में मुझे 2 लाइन लगी, आपको एक्चुअली ये 2 लाइन का भी नहीं था। ये होता अच्छा एडवांस का क्वेश्चन, जहां पे मैथमेटिक्स नहीं लगती है, बड़ा भारी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये सब नहीं पूछते आपसे, वो तो मैथमेटिक्स है पूछने के लिए। यहाँ पे आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पूछते हैं। कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हुआ है फिजिक्स के कॉन्सेप्ट, स्ट्रांग होगी। मैथमेटिक्स से कोई मतलब नहीं होता फिजिक्स को, वो तो थोड़ा बहुत टूल है, ले लेते हैं, काम चलाओ। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। रोज की चीज रोज करते जाना, ऐसा मत सोचना है कि ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। जितनी मैं चीज बता रहा हूँ, कम से कम बता रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा और कम से कम बस यही पढ़ना है। यही चीज सालों से बच्चे पढ़ते आए हैं, यही चीज आपको पढ़ना है, यही चीज आगे भी पढ़ाएंगे। आता भी यही है। जिसका डेरिवेशन नहीं इंपॉर्टेंट होता है, मैं नहीं बता देता हूँ, डायरेक्ट रिजल्ट बता देता हूँ। ठीक है, तो जितनी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।